नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 16 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या कि निम्न में से कौन सी संस्था है जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है, तो ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है। ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक शामिल होता है। ये जो संस्थान है वो 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर USA में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO भी एक ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है। इसकी स्थापना बाद में 1995 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या कि मैरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है, ये बताना है। तो देखिए ये प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे गहरा समुद्री गर्त है जो लगभग 36,070 फीट अधिकतम गहराई तक पहुंचता है। गर्त प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में मैरियाना द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। गर्त का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप के रूप में जाना जाता है। गर्त महासागरीय महाद्वीप स्खलन का परिणाम है, जहां प्रशांत प्लेट छोटी मैरियाना प्लेट के नीचे स्खलित हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस राज्य में गैरी दौद आगे की जाती है। तो देखिए, गैरी दौद कहाँ पर होता है। ये जो गैरी दौद है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। देखिए, गैरी दौद छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित एक पारंपरिक खेल है। यह दौद जो है बांस के खंभों का उपयोग करके आयोजित किया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से गैरी के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग प्रतिभागी दौद के दौरान नेविगेट करने के लिए करते हैं। यह आयोजन आमतौर पर स्थानीय त्योहारों और सांस्कृतिक समारोह का हिस्सा होता है, जो क्षेत्र की अनूठी विरासत को प्रदर्शित करता है। प्रतिभागी अक्सर युवा पुरुष इन खंभों पर दौड़ते समय अपने संतुलन और चपलता का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि वॉकी टॉकी निम्न में से किस ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है, ये बताना है। तो देखिए, ये जो वॉकी टॉकी है ये आपका हाफ डुप्लेक्स मोड का उदाहरण हो जाएगा। देखिए, एक वॉकी टॉकी संचारण के लिए हाफ डुप्लेक्स मोड का एक उदाहरण है। हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों दिशाओं में संचार हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं। इसका मतलब यह है कि एक पार्टी बोल सकता है जबकि दूसरा सुन सकता है। इसके विपरीत लेकिन एक ही समय में ये नहीं हो सकता है। वॉकी टॉकी एक पुश टू टॉक बटन का उपयोग करते हैं, जो उपयोगकर्ता को प्राप्त करने और संचारित करने के तरीके के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मोड उन परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है जहां एक साथ दो तरफा संचार आवश्यक नहीं है, जैसे कि कुछ आपातकालीन सेवाओं, अन्य कार्यों और मनोरंजन गतिविधियों में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा कि युग्मनज गठन जो है किस प्रक्रिया का एक चरण है। तो देखिए, ये हो जाएगा निषेचन प्रक्रिया का एक चरण हो जाएगा। देखिए, युग्मनज निर्माण निषेचन की एक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण होता है। निषेचन के दौरान एक नर शुक्राणु कोशिका एक मादा अंडाणु कोशिका के साथ मिलती है और युग्मनज का निर्माण करती है। युग्मनज एक नए जीव की पहली कोशिका होती है और इसमें दोनों माता पिता का सम्मिलित अनुवांशिकी पदार्थ होता है। यह प्रक्रिया कई जीवों जिनमें मनुष्य, जानवर और पौधे शामिल होता है, ये सब के यौन प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि मानव आंख में किस अंडाकार धब्बा सबसे अच्छी दृष्टि का क्षेत्र होता है। तो ये हो जाएगा पीला का। ठीक है, पीला अंडाकार धब्बा। मानव आंख में पीला अंडाकार धब्बा मैक्यूला के रूप में जाना जाता है। मैक्यूला तेज विस्तृत केंद्र दृष्टि के लिए उत्तरदायी है, जिसका उपयोग हम पढ़ने और गाड़ी चलाने जैसी गतिविधियों के लिए करते हैं। यह रेटिना के केंद्र के पास स्थित होता है और इसमें फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं की उच्च सांद्रता होती है, विशेष रूप से शंकु, जो रंग दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। मैक्यूला हमें बारीक विवरण देखने और उन कार्यों को करने की अनुमति देता है जिनके लिए केंद्रित दृष्टि की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दिया। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जो इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो देखिए, ये हो जाएगा कौन, तो राजस्थान राज्य हो जाएगा। देखिए, राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने मई 2018 में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू किया था। नीति का जो उद्देश्य है देश में जैव ईंधन का उपयोग को बढ़ावा देना है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना होता है। राजस्थान के द्वारा इस नीति को जल्दी अपनाने से टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पता चलता है। उसके बाद जान लीजिए कि राज्यों ने किसानों और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन सहित जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहली पहल है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस संगठन से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जुड़े हुए थे।
तो देखिए ये हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इस संगठन से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे। HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पुनर्गठन के बाद हुआ था। यह जो संगठन है अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और हिंसा के कार्य शामिल थे। इसने युवा भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि अप्रैल 2019 में किस रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला बना था? तो देखिए ये हो जाएगा कौन थी? तो देखिए हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कंग, ये हो जाएगा। देखिए डॉक्टर गगनदीप कंग अप्रैल 2019 में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह एक प्रसिद्ध नैदानिक वैज्ञानिक हैं और आंतरिक संक्रमण विशेष रूप से बच्चों में से एक प्रमुख शोधकर्ता हैं। FRS में उनका चुनाव भारतीय विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान को उजागर करता है। डॉक्टर कंग रोटा वायरस वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, जो बच्चों में गंभीर दस्त रोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि VVPAT एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनाव में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नागरिकों का वोट सही ढंग से डाला गया है। तो यहाँ पे VVPAT का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए VVPAT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये हो जाएगा। देखिए VVPAT का अर्थ होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यह एक ऐसी विधि है जो मतदाताओं को बैलेट लेस वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके प्रतिक्रिया प्रदान करता है। VVPAT का जो उपयोग है वो भारतीय चुनाव में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नागरिक को वोट सही ढंग से डाला गया है कि नहीं। मशीन उस उम्मीदवार का नाम लेकर एक पेपर स्लिप उत्पन्न करता है जिसके लिए वोट डाला गया था, जिससे मतदाता अपने वोट को स्थापित कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मतदाता जो है अपने वोट को सत्यापित कर सकता है इसके थ्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो देखिए ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कथक हो जाएगा। देखिए कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इस नृत्य रूप की उत्पत्ति प्राचीन उत्तरी भारत के खानाबदोश कवियों से हुआ है, जिन्हें कथक या फिर कहानीकार के रूप में जाना जाता है। मुगल युग के दौरान कथक का जो विकास है वो फारसी और मुगल संस्कृतियों से प्रभावित जटिल फुटवर्क, स्पिन और अभिव्यंजक हाव भावों को शामिल करने के लिए हुआ था। यह नृत्य अपने जटिल पैरों के काम और स्पिन के लिए जाना जाता है, जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के साथ किया जाता है। कथक नर्तक पारंपरिक रूप से भारी गहने और कढ़ाई वाले कपड़े सहित मुगल प्रभावों को दर्शाने वाले विस्तृत परिधान पहनते हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो राज्य के साथ गलत तरीके से यहाँ पे मेल खाता है, जिसमें से यह स्थित है? तो यहाँ पे देखिए काकरापारा गुजरात, ये सही है। कल्पक्कम, देखिए कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काकरापारा गुजरात में स्थित है, कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में ये नहीं हो जाएगा। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय जनवरी 2019 में कहाँ पर उद्घाटित किया गया था? तो देखिए कोलकाता में उद्घाटित किया गया था। देखिए भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय जनवरी 2019 में मुंबई में उद्घाटित किया गया था। संग्रहालय का जो उद्देश्य है भारतीय सिनेमा के इतिहास और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करना है। यह दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स में स्थित है। संग्रहालय में इंटरैक्टिव डिस्प्ले, स्मृति चिन्ह और डिजिटल इंस्टॉलेशन है जो भारतीय सिनेमा की यात्रा को इसकी शुरुआत से लेकर आज तक का पता लगाते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि संग्रहालय 2 इमारतों में विभाजित है। एक नया संग्रहालय भवन और गुलशन महल, एक 19वीं सदी का विरासत बंगला है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं है, तो वस्तु एवं सेवा कर ये नहीं है। देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। GST भारत भर में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। GST का जो प्राथमिक उद्देश्य कर प्रक्रिया को सरल बनाने और पूरे देश में एक समान दर पर सुनिश्चित करने के लिए कई अप्रत्यक्ष करों को एकल कर में समेकित करना है। उसके बाद जान लीजिए कि दूसरी ओर RBI की मौद्रिक नीति के साधनों में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR और बैंक दर शामिल है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि दिसंबर 2020 तक भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन थे, ये बताना है। तो देखिए वो कौन थे, तो इगोर स्टीमेक ये थे। देखिए इगोर स्टीमेक दिसंबर 2020 तक भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच थे। उन्हें मई 2019 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था।
इगोर स्टीमेक एक पूर्व क्रोएशियाई फुटबॉलर हैं जिन्होंने कई क्लब और राष्ट्र टीमों के लिए खेला और उनका प्रबंधन किया है। उनके कोचिंग के तहत भारतीय फुटबॉल टीम ने कई सुधार और रणनीतिक बदलाव देखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि जीएसटी के ढांचे में यहाँ पे SGST का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के SGST भारत में वस्तु एवं सेवा कर का एक घटक है। SGST राज्य सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य लेन देन पर लगाया जाता है। यह GST के 3 घटकों में से एक है। अन्य 2 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि CGST और एक IGST होता है। SGST से एकीकृत राजस्व पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार के लिए होता है। उसका SGST कई राज्यों करों जैसे मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT, केंद्र बिक्री कर यानी कि CST, क्रय कर और अन्य को बदल देता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ये बताना है। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हो जाएगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। SBI मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय के साथ एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सहित बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। SBI का जो भारत में सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क है जिसमें 22,000 से अधिक शाखाएं और 58,000 ATM है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि इसकी दुनिया भर के कई देशों में शाखाओं के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बनाई गई राजनीतिक पार्टी का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये हो जाएगा। देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद बनाई गई राजनीतिक पार्टी था। यह जो पार्टी है वो 1939 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथियों को एकजुट करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आमूल परिवर्तन लाना था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग वामपंथी समूह को एक बैनर तले एकजुट करने का प्रयास किया था। उसके बाद जान लीजिए कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन से पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता की वकालत भी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा स्थापित किया गया था। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा IIT खड़गपुर। देखिए IIT खड़गपुर भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान था। यह 1951 में स्थापित किया गया था और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थित है। IIT खड़गपुर जो IITs में से पहला था जो स्थापित हुआ था और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। IIT खड़गपुर की जो स्थापना है सरकार समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जो भारत में उच्च तकनीक संस्थानों की स्थापना पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि वर्षों से IIT खड़गपुर भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक बन गया है, जो स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाब मुकदमे से बचाव पक्ष के वकील में से एक था इसमें। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू ये हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाब मुकदमों से बचाव पक्ष के वकील में से एक थे। यह मुकदमा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INA के अधिकारियों के खिलाफ था, जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। नेहरू ने अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर INA अधिकारियों का बचाव करने के लिए एक स्टैंड लिया था, जिससे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि इन मुकदमों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया और INA और स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है, ये बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में यही हो जाएगा। देखिए भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 182 मीटर ऊंचा है। यह भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। यह मूर्ति भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैत्री है, भारती है, उसके बाद दक्षिण गंगोत्री ये भी है, तो यहाँ पे हिमालय ये नहीं हो जाएगा। देखिए मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में 3 भारतीय शोध केंद्र है। मैत्री को 1989 में चालू किया गया था और यह क्वीन मोड लैंड में स्थित है। उसके बाद भारती को 2012 में चालू किया गया था और यह लॉर्ड्स मेन हिल में स्थित है। उसके दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में पहला भारतीय शोध केंद्र था, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था, लेकिन अब इसका जो उपयोग है वो केवल आपूर्ति आधार के रूप में किया जाता है। हिमालय अंटार्कटिका में कोई भारतीय शोध केंद्र नहीं है और यह एशिया में एक पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 क्या है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो देखिए ये जो है ये केरल राज्य में स्थित है। देखिए सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह केरल के
पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है और यह हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर मंडला सीजन यानी कि नवंबर से जनवरी के दौरान। यह समुद्र तल से लगभग 1260 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर अपने सख्त तीर्थ यात्रा अनुष्ठान और प्रथाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें एक 40 दिन का व्रत यानी कि तपस्या शामिल होता है, जिसे भक्तों को मंदिर जाने से पहले पालन करना चाहिए इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 24 क्या कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो देखिए, ये हो जाएगा बीजिंग में, जो कि चीन का बीजिंग शहर में। देखिए, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है वो बीजिंग शहर में किया जाना है। बीजिंग ग्रीष्मकालीन 2008 में, शीतकालीन 2022 दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन जाएगा। यह निर्णय जो है 31 जुलाई 2015 को मलेशिया के कुआलालंपुर में 128वें IOC सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा लिया गया था। इस आयोजन में 7 खेलों में 15 विषय में और 109 कार्यक्रम होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या कि शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने से चीन और पूरे एशिया में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है। संपत्ति का अधिकार शुरू में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार दिया गया था, और यह जो संशोधन है वो 1978 में जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। संशोधन के बाद संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें सरकार को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के रूप में चुनौती दिए बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अनुमति दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि पिघले हुए मैग्मा से हमने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। देखिए, आग्नेय चट्टान पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनता है। ये अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के साथ 3 मुख्य प्रकार के चट्टानों में से एक होता है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण में देख लीजिए कौन कौन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और प्यूमिस हो जाएगा। इन चट्टानों को मुख्य रूप से उनकी खनिज संरचना और बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्यूबा है, फ्रांस है, ये जर्मनी यहाँ पे नहीं हो जाएगा। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना वो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य जो है भविष्य के संघर्ष को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र के मूल संस्थापक सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन जैसे देश शामिल हैं। जर्मनी बहुत बाद में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। यह 18 सितंबर 1973 का सदस्य बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है, ये बताना है। तो ये किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश राज्य का है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का जो लगभग 21.1% है। राज्य कई प्रमुख जनजातियों का घर है, जिनमें भील है, गोंड है, ओरांव है, ये सब जनजाति शामिल है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत है, जो इसके त्यौहार, परंपरा और कलाओं में परिलक्षित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि USDA के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्पादन के आधार पर निम्न में से कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, तो ये हो जाएगा चाइना हो जाएगा। देखिए, USAID के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्पादन के आधार पर चीन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। चीन का जो चावल उत्पादन भारत, थाईलैंड और रूस जैसे अन्य प्रमुख चावल उत्पादक देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। चावल चीन में एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है और देश की कृषि और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अनुकूल जलवायु और उन्नत कृषि संस्थाएं चीन के उच्च चावल उत्पादन में योगदान करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। देखिए, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। वह अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो 1888 में चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। जॉर्ज यूले की जो अध्यक्षता ने एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस की समावेशित और व्यापक अपील को दर्शाता है। उसके बाद देख लीजिए क्या कि यूले एक व्यवसायी थे और उन्होंने बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि भारत के संविधान के अनुसार यदि कितने दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन में अनुमति के बिना उसकी सभा बैठने से अनुपस्थित है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, तो 60 दिनों की अवधि के दौरान।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य है वो 60 दिनों का अवधि के लिए अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। वो यह जो प्रावधान है वो सुनिश्चित करता है कि सदस्य सत्रों में नियमित रूप से भाग ले और अपने संसदीय कर्तव्य का पालन करे, और यह नियम संसदीय कार्यवाही की दक्षता और प्रभावशाली बनाए रखने के उद्देश्य से है। अनुपस्थिति का जो गणना है कैलेंडर दिनों के बजाय सदन के वास्तविक बैठक के दिनों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि मलेरिया के लिए एक सामान्य दवा क्विनीन जो है वो किस पेड़ के छाल से निकाला जाता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है। देखिए, क्विनीन एक दवा है जिसका उपयोग मलेरिया और बेबिसियसिस के इलाज के लिए किया जाता है। यह सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है और दक्षिण अमेरिका का एक मूल निवासी है। मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन का उपयोग कई शताब्दियों पहले से हुए और यह एक महत्वपूर्ण मलेरिया रोधी दवा बन चुकी है। सिनकोना पेड़ रूबियासी परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से एंडीज, इंडोनेशिया और भारत जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि भारत के किस मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराया था? तो ये कब फहराया था? तो देखिए, ये फहराया था 15 अगस्त 1974 ईस्वी को। देखिए, 15 अगस्त 1974 को भारत के एक मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया था। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र ध्वज पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और उनके संबंधित राज्यों में राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता था। इस बदलाव ने मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में समारोह में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति भी दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस क्षेत्र में माउंट कैलाश स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित हो जाएगा। देखिए, माउंट कैलाश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। इसे 4 धर्मों में पवित्र स्थान माना जाता है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन। माउंट कैलाश एशिया की कुछ सबसे लंबी नदियों का स्रोत है जिसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, गंगा की एक सहायक नदी है करनाली, ठीक है, ये सब में शामिल है। यह कैलाश रेंज में एक चोटी है जो तिब्बत में टान से हिमालय का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या है कि अप्रैल 2016 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया ई नाम क्या है? तो ई नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, हो जाएगा एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर मार्केट, ये हो जाएगा। ई नाम का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि बाजार। यह अप्रैल 2016 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अरे, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ई नाम का जो उद्देश्य है देश भर में मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति बाजारों को एकीकृत करके कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना है। यह मंच किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है जिससे बेहतर मूल्य खोज और बाजार पहुंच मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या है कि आम के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। देखिए, मैंगीफेरा इंडिका आम फल का वैज्ञानिक नाम है। आम एक उष्णकटिबंध फल है जो मैंगीफेरा जीनस से संबंधित है जिसमें फूल वाले पौधे परिवार एनाकार्डियेसी में उष्णकटिबंध फलने वाले पेड़ों की कई प्रजातियां शामिल है। आम दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं जहां से उन्हें दुनिया भर में वितरित किया गया है, जो उष्णकटिबंध क्षेत्रों में सबसे अधिक खेती किए जाने वाले फलों में से एक बन गया है। आम भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज यानी ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया था। और यह जो घोषणा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान किया गया था जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 38 यहाँ पे कहा कि मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाने का जो उद्देश्य है रखने वाला विज्ञान की शाखा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूजेनिक्स हो जाएगा, यूजेनिक्स। देखिए, यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। यूजेनिक्स शब्द 19वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा कहा गया था। इसमें वांछित आनुवांशिकी लक्षणों को बढ़ावा देने के लिए चयनात्मक प्रजनन, आनुवांशिकी जांच और अन्य जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप शामिल है। हालांकि यूजेनिक्स का एक ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह अतीत में अनैतिक प्रथाओं जिसमें जबरन, बाध्यकरण और भेदभावपूर्ण नीतियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पे कौन था? तो ये कौन था? ये था आइजैक न्यूटन। देखिए, आइजैक न्यूटन प्रिज्म से प्रकाश गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1660 के दशक में अपना प्रसिद्ध प्रिज्म प्रयोग किया था। न्यूटन के स्पेक्ट्रम पर किए गए कार्यों ने प्रदर्शित किया था कि सफेद प्रकाश अलग अलग रंगों से बना होता है जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है और फिर से जोड़ा जा सकता है। उनके प्रयोगों ने प्रकाशिकी के क्षेत्र और प्रकाश और रंग की हमारी समझ की नींव रखा था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट के साथ साथ कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर कौन सा राष्ट्र जलमार्ग यहाँ पे गुजरता है? जलमार्ग होगा। तो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4।
देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कोरोमंडल तट के साथ साथ दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। यह क्षेत्रों में अंतर्देशीय नौवहन और परिवहन को सुगम बनाने वाले महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय और नदी क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ाता है और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह जलमार्ग लगभग 1078 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।